गौरव रेलवे स्टेशन के पास गोभी आलू पराठा बनाने का काम करता था। आइए आइए, गर्मा गर्म गोभी आलू के पराठे खाइए। गौरव के घर पर उसकी माँ, बेटी और पत्नी थी। गौरव सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता, लेकिन फिर भी अपनी गरीबी दूर नहीं कर पा रहा था। सुनिए जी, गोभी आलू के पराठे बनाने में लागत बहुत ज्यादा आती है। आप एक काम कीजिए, आप सादा पराठे बनाकर बेचिए, जिससे हमारी लागत कम आएगी और प्रॉफिट ज्यादा होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सादे पराठे खाना कोई पसंद नहीं करेगा। और फिर पिताजी भी गोभी आलू के पराठे बेचा करते थे, इसलिए मैं भी यही काम करूंगा। गौरव के पास तरह तरह के ग्राहक और उनकी तरह तरह की डिमांड होती। अरे भाई, जरा मेरे पराठे में गोभी आलू ज्यादा भर देना। मुझे पराठों के साथ सब्जी भी चाहिए। मुझे पराठों के साथ अचार चाहिए। मुझे पराठों के साथ दही चाहिए। गौरव कभी कभी ग्राहकों की डिमांड सुनकर परेशान हो जाता था। अगर आपको पराठे के साथ सब्जी चाहिए तो उसके अलग से पैसे देने होंगे। मैं अलग से पैसे नहीं दूंगा। देख रहे हो भाइयों, ये गौरव सब्जी के पैसे अलग से मांग रहा है। चलो चलो, हमें यहाँ खाना नहीं खाना है। अरे सुनिए तो, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रुकिए तो सही। एक दिन गौरव बहुत निराश होकर घर पहुंचा। क्या हुआ? रेहड़ी पर ग्राहकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। ग्राहक पैसे देना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें सब्जी, अचार, दही, सारी चीजें पराठों के साथ चाहिए। चलिए कहीं बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि किसी टूरिस्ट प्लेस पर घूमने जाएं। तुम्हारे घर ही घूमने चलते हैं। गौरव अपने ससुराल में घूमने गया, जो गांव में थी। रास्ते में गौरव और उसकी पत्नी को प्यास लगी। उन्हें कहीं से झरने गिरने की आवाज सुनाई दी। ये झरने की आवाज पूरब दिशा से आ रही है। गौरव और उसकी पत्नी पूरब की ओर चलते गए। झाड़ियों के पार उन्हें झरना मिला। ये झरना तो बहुत खूबसूरत है। गौरव और उसकी पत्नी ने जी भरकर पानी पीकर प्यास बुझाई और हाथ पैर भी धोए। जब वे चलने के लिए तैयार हुए तो उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। ये कराहने की आवाज झरने के पीछे से आ रही है। झरने के अंदर घुसकर देखना होगा, तभी पता लगेगा कि उस पार कौन है। लेकिन झरने के अंदर घुसना खतरनाक भी हो सकता है। क्या पता ये किसी तरह का जाल हो। तभी झरने में से एक आवाज आई। ये किसी तरह का जाल नहीं है, मेरी मदद करो। मैं एक साधु हूँ, मुझे कैद से मुक्त करो। मुझे झरने के पार जाना ही होगा गीता। अगर मैं वहाँ कैद होता तो क्या मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे आकर कैद से आजाद करें? गौरव झरने के पार गया तो उसने देखा कि एक साधु एक कटीले खंभे से बंधा हुआ है। साधु की पीठ से खून बह रहा था। तुम कौन हो और यहाँ कैसे कैद हो गए? मैं सब कुछ बताऊंगा, पहले तुम मुझे कैद से आजाद करो। गौरव ने रस्सी खोल दी और साधु आजाद हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक साधु हूँ और मुझे कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। मैं व्यक्ति की मनचाही इच्छा पूरी कर सकता हूँ। कुछ लोगों ने मेरा गलत फायदा उठाने की कोशिश की। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी, तब उन्होंने मुझे इस झरने के पीछे कैद कर दिया। अगर तुम्हें चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त हैं तो तुमने स्वयं को खुद ही आजाद क्यों नहीं कर लिया? मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं के लिए नहीं कर सकता। ठीक है साधु महाराज, अब मैं चलता हूँ। मुझे अपनी ससुराल पहुँचना है और देर हो रही है। तुम खाली हाथ क्यों जा रहे हो? तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बता दो। नहीं साधु जी, मैं अपनी मेहनत और लगन से जीवन में कुछ हासिल करना चाहता हूँ। साधु गौरव से बहुत खुश हुआ और उसने मन ही मन गौरव को आशीर्वाद दिया। गौरव अपने ससुराल से लौटने के बाद फिर से अपने गोभी आलू के पराठे बनाने के धंधे में लग गया। आइए आइए, गर्मा गर्म गोभी आलू के पराठे खाइए। आइए आइए। ग्राहक फिर से तरह तरह की डिमांड करने लगे। अरे भाई, मुझे पराठे के साथ सब्जी भी चाहिए। सब्जी तो नहीं है। तभी अचानक उस आदमी के पराठे में से सब्जी निकलने लगी। मुझे पराठे के साथ दही चाहिए। मेरे पास दही नहीं है। लेकिन तभी उस आदमी के पराठे में से दही निकलने लगा। मुझे पराठे के साथ अचार चाहिए। मेरे पास अचार नहीं है। लेकिन तभी तीसरे आदमी की प्लेट में से अचार निकलने लगा।
सारे लोगों का दिमाग चकरा गया। ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो इन लोगों को सब्जी, दही, अचार नहीं दिया, तो भी इनकी प्लेट में तीनों चीजें कहाँ से आ गईं? तभी वहाँ वही साधु आया जिसे गौरव ने झरने के पीछे जाकर आजाद किया था। बेटा जरा 2 पराठे लगा देना, सब्जी, दही और अचार के साथ। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गए। गौरव समझ गया कि ये सारा चमत्कार उस साधु की वजह से हो रहा है। गौरव की रेहड़ी पर लोगों की भीड़ लग गई। सभी पराठे खाने के लिए वहाँ टूट पड़े। वे पराठे के साथ सब्जी, दही, अचार और जो भी मांगते वही पराठों में से निकलने लगता और थाली में आ जाता। गौरव ईमानदारी से सिर्फ पराठों के पैसे लिया करता। कुछ ही दिनों में गौरव लखपति बन गया। गौरव ने सबको सच सच बता दिया कि ये चमत्कार एक साधु की वजह से हो रहा है, जिसे गौरव ने झरने के पीछे के कैद से मुक्त किया था। वे साधु झरने के पास ही ध्यान में लीन होकर तपस्या करने लगे। गौरव के बराबर में दीपक नाम का एक आदमी ठेला लगाता था। दीपक भी पराठे बेचा करता था। दीपक ने सोचा कि अगर वो भी गौरव की तरह वरदान प्राप्त कर ले तो वो भी जल्द ही अमीर हो जाएगा। दीपक गौरव के पास गया और उसने बातों बातों में वो जगह पूछ ली जहाँ झरना था। दीपक बंदूक लेकर साधु के पास पहुँच गया। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? सुन बुढ़ऊ, मेरा नाम दीपक है और मैं गौरव के बराबर में रेहड़ी लगाता हूँ। तूने गौरव को वरदान देकर बहुत बुरा किया। तुम गलत समझ रहे हो। गौरव एक भला और मेहनती आदमी है। उसने मुझसे कोई वरदान नहीं मांगा था। मैंने तो उसे सदा सुखी रहने का आशीर्वाद भर दिया था। मेरे सामने ज्यादा बड़बड़ मत कर बुड्ढे। चुपचाप मुझे भी लखपति बनने का आशीर्वाद दे, वरना बंदूक से तेरा भेजा उड़ा दूंगा। इस तरह आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया जाता है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। दीपक ने साधु की गर्दन पकड़ ली और उसकी गर्दन को दबाते हुए बोला, जल्दी आशीर्वाद दे, वरना मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। ठीक है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। दीपक ने लौटकर बहुत खुश होकर अपनी रेहड़ी लगाई। दीपक ने जब ग्राहकों को प्लेट में पराठे रखकर दिए तो प्लेट में पराठों के ऊपर सांप बिलबिलाने लगे। जितनी बार भी दीपक ने प्लेट पर पराठा रखा, हर बार परिणाम वही हुआ। लोगों ने दीपक के पराठे बिल्कुल खाने छोड़ दिए। अब सारे ग्राहक गौरव की रेहड़ी पर जाने लगे और गौरव ने देखा कि ग्राहकों की संख्या बहुत बढ़ गई है, तो गौरव ने 2 नौकरों को रखकर एक रेस्टोरेंट खोल लिया और इस तरह अपनी मेहनत और लगन के भरोसे पर खुशहाल जीवन बिताने लगा। दुर्गापुर नाम के एक गांव में तपन नाम का एक लड़का रहता था। वो देखने में हिष्ट पुष्ट था, मगर उसे हर समय कुछ न कुछ खाने की आदत थी। उसके पिताजी की गांव में परचून की दुकान थी और माँ दिन भर घर का काम किया करती थी। तपन महा आलसी लड़का था। वो बस दिन भर टीवी देखता रहता। तपन बेटा, आज तेरे स्कूल की छुट्टी है। तेरे दोस्त हर बार तुझे बुलाने आते हैं, मगर तू जाता ही नहीं। मगर माँ, मेरा मन नहीं करता, और अगर मैं बिना मन के उनके साथ खेलने गया तो मेरा उनसे किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाएगा। मगर बेटा, उस बात को 2 साल होने को आ गए हैं। माँ, आप इन लड़कों को नहीं जानती। अगर ये ऐसे ही दिन भर घर में पड़ा पड़ा खाता रहेगा और टीवी देखता रहेगा, तब तो ये बीमार पड़ जाएगा। मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं इस लड़के को? माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। हाँ, कुछ लाती हूँ। माँ, अगर घर में अचार पराठा रखा हो तो वही दे दो। माँ रसोई में जाकर तपन के लिए एक थाली लगाती है, जिसमें वो सब्जी, पराठा और अचार रखकर तपन के लिए ले आती है। तपन, आज थोड़ी सब्जी भी खा ले बेटा। तू रोज रोज रोटी के साथ अचार खाकर बोर नहीं होता है क्या? ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है बेटा। माँ, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। जो अच्छा लगता है बस खाओ पियो और ऐश करो। मगर बेटा, ऐसी लाइफस्टाइल से तो तू बीमार हो जाएगा। माँ, मैंने टीवी में देखा है, जिंदगी ऐसी ही जीनी चाहिए। अब आप मुझे ये अचार और पराठे का आनंद लेने दीजिए बस। तपन अपनी थाली में पराठे के साथ सिर्फ अचार खाता है।
तपन अगली सुबह स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। माँ, मैं रेडी हो गया हूँ। मेरे टिफिन में आपने आज कौन सा अचार रखा है? आज मिक्स्ड अचार है बेटा। ओके माँ। तपन माँ को बाय करके वहाँ से चला जाता है। यूं तो तपन आलसी और लापरवाह लड़का है, मगर इसके उलट वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा बच्चा है। भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। माँ घर के अंदर वापस आती है। तभी पड़ोस की अनीता भाभी तपन की माँ के पास आती है। अरे हिना जीजी, क्या मौसम में कुछ गड़बड़ है? अरे नहीं अनीता, मौसम तो एकदम साफ लग रहा है। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था जीजी। दरअसल मेरे घर के अचार में कुछ अजीब तरह की फंगस लग गई है। ऐसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, नहीं मेरे यहाँ का अचार तो बिल्कुल ठीक ठाक है। शायद किसी ने गीले हाथ से छू दिया होगा, इसीलिए बर्तन में हवा लग गई होगी। अरे नहीं जीजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो हर साल भर भर के अचार बनाती हूँ, आपको तो पता है ना। मगर पहली बार मेरे यहाँ अचार खराब हुआ है, और वो भी बहुत अजीब तरह से। मुझे तो इसका कोई आइडिया नहीं है अनीता। मुझे लगता है कि तुम्हें जानकी काकी से इस बारे में बात करनी चाहिए। हाँ जीजी, सही कहती हो आप। मेरा बहुत नुकसान हो गया है, मैं उनसे पूछ कर आती हूँ। हाँ, इतना कहकर अनीता वहाँ से चली जाती है। तभी तपन की माँ को एक फोन आता है। हेलो, कौन? हेलो आंटी, मैं लीना बोल रही हूँ। अरे हाँ बेटा, बोलो। मेरे पास तुम्हारी मम्मी आई थी, तुम्हारा नंबर नहीं था ना, इसीलिए पहचान नहीं पाई। कोई बात नहीं आंटी, एक्चुअली मम्मी शहर गई हुई हैं, इसीलिए मैं आपको फोन कर रही हूँ। हाँ बेटा, बोलो ना, क्या बात है? आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है। अरे क्या हुआ बेटा? आंटी, मुझे भूख लग रही थी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे ही थाली में अचार निकाला तो उसमें से अजीब सी बदबू आ रही है, और पता नहीं कितनी गंदी फंगस लगी हुई है इसमें। आप तो इतना अच्छा अचार बनाती है ना, मम्मी को भी आपने ही अचार बनाना सिखाया था, तो मैंने सोचा कि मेरी थोड़ी हेल्प कर देंगी आप। मुझे अचार बनाना सिखा दीजिए ना, वरना मम्मी मेरी हड्डियां तोड़ देंगी। ये सुनते ही तपन की माँ को झटका लगा कि एक ही जैसी बात दो लोग कैसे कर रहे हैं। अब हाँ बेटा, तुम्हारा मन करे तो तुम आ जाना। माँ जैसे ही फोन रखती है, वो देखती है कि तपन स्कूल से जल्दी वापस आ गया। अरे, आज तो तुम्हारा कोई एग्जाम नहीं था, फिर भी तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? पता नहीं माँ, स्कूल वालों ने इमरजेंसी में छुट्टी दी है। अब क्या हुआ है ये सब तो मैं नहीं जानता, बस इतना पता है कि मुझे भूख लग रही है। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, आप प्लीज मुझे आज अचार के साथ नमकीन चावल दे दीजिए। स्कूल में कैसी इमरजेंसी आ गई है बेटा? तपन की माँ तपन से ये पूछती है कि तभी उनकी नजर बाकी स्कूल के लौट रहे बच्चों पर पड़ती है। अरे हो क्या रहा है आखिर हमारे गांव में? इतना सोचते हुए माँ रसोई घर में जाकर फटाफट तपन के लिए नमकीन चावल बनाकर उसमें जैसे ही अचार रखने के लिए बर्तन खोलती है, उसके हाथ से बर्तन छूटकर नीचे गिर जाता है और जमीन पर अचार फैल जाता है। बर्तन के टूटने की आवाज सुनकर तपन रसोई घर में आता है। माँ, आप ठीक है ना? ये कैसे हुआ? अरे हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा, मगर माँ, इसमें से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। हाँ बेटा, सुबह तक तो सब कुछ सही था। मुझे लगता है हमारे गांव में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तभी तपन के पिताजी घर पर आते हैं और तपन और उसकी माँ को आवाज लगाते हैं। तपन, हीना, अरे कहाँ हो तुम लोग? जल्दी आओ। तपन और माँ पिताजी की बात सुनकर उनके पास आते हैं। क्या हुआ पिताजी? अरे वो सरकार की तरफ से इमरजेंसी लगा दी गई है, सब कुछ बंद करवाया जा रहा है। मगर हुआ क्या है जी? ये तो कोई नहीं जानता, बस इतना पता है कि हमारे गांव में शायद कोई वायरस फैल गया है, जो अभी सिर्फ खाने पीने की चीजों पर अटैक कर रहा है। हो सकता है वो इंसानों पर भी अटैक करे, इसीलिए हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। अरे घर में इतनी बदबू किस चीज की है? मुझे लगता है कि अभी इस वायरस ने हमारे घर के अचार पर अटैक किया है। सबके साथ हमारे घर का अचार भी सड़ गया है, उसी की बदबू है। अगर ऐसी बात है तो हमें अचार को घर से निकालकर कहीं दूर फेंकना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये वायरस और भी चीजों में फैल जाए। ठीक कह रहे हैं जी आप। तपन की माँ रसोई घर में जाती है और वो मुंह पर मास्क लगाती है
और वो अचार को एक अलग बर्तन में भरकर पिताजी को देती है। पिताजी भी चेहरे पर मास्क लगाते हैं। तभी तपन भी अपने चेहरे पर मास्क लगाए पिताजी से कहता है, पिताजी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ये सब कुछ समझने लगा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप अकेले जाएं, मैं आपके साथ चलूंगा। इतना कहकर तपन और उसके पिताजी गांव से थोड़ी दूर पर एक खंडर के पास फेंकने के लिए चले जाते हैं। खंडर के पास जाकर तपन और उसके पिताजी को जो दिखता है उससे उनके होश उड़ जाते हैं। पापा, यहाँ तो लगता है कि 2 मिनट भी और रुके तो जान चली जाएगी। कितनी बदबू है यहाँ। हाँ बेटा, मुझे लगता है गांव के सभी लोगों के घरों का अचार खराब हो गया है और सबने यही डाल दिया है। तपन और उसके पिताजी चारों तरफ नजर घुमाकर देखते हैं। उन्हें हर जगह अचार का कीचड़ ही कीचड़ नजर आता है। वो भी अपने घर का अचार वहाँ डालकर वापस आ जाते हैं। पापा, मुझे अचार बहुत पसंद है। अगर ऐसा चलता रहा तो क्या मैं कभी अचार नहीं खा पाऊंगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, ये बदलता जरूर है। थोड़े ही दिन में देखना, इस वायरस का पता चल जाएगा और तब इसकी दवा भी बना दी जाएगी और तुम दोबारा से अचार खा पाओगे। पिताजी और तपन घर पहुंचते हैं। देखते ही देखते गांव में सन्नाटा छा जाता है। गांव की गलियां, सड़कें, दुकानें सबके सब शांत हो जाते हैं। लोग अपने अपने घरों के अंदर बंद हैं। तपन और माँ खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। पिताजी और माँ तो खाना खाना शुरू कर देते हैं, मगर तपन खाना खाना शुरू नहीं करता। क्या हुआ बेटा? खाना ठंडा हो रहा है, खाओ ना। देखो, मैंने भिंडी की सब्जी, चावल, दाल और रोटियां बनाई है। कितना स्वादिष्ट खाना है। अरे चक्कर तो देखो तपन। माँ, मुझे माफ करना। क्या हुआ बेटा? आप हमेशा कहती थी ना कि मुझे अचार के अलावा भी कुछ खाना चाहिए, लेकिन मैंने आपकी बात कभी सुनी ही नहीं। आज देखिए ना, मेरी थाली में कितना कुछ है मगर मुझसे खाया ही नहीं जा रहा। काश मैं आपकी बात मान लेता और सब्जी खाना सीख जाता। बेटा, ये टेस्ट हमारी जुबान से पहले हमारे दिमाग में होता है। तुम टेस्ट को लेकर ज्यादा सोचो मत, बल्कि अपने हेल्थ के बारे में सोचो। तब देखो तुम्हें यही खाना कितना अच्छा लगने लगेगा। आप ठीक कहते हैं पापा। तपन बेमन से खाना खाना शुरू करता है। वो पूरी थाली फिनिश कर देता है। आज पहली बार उसने ऐसा किया। उसे यकीन नहीं होता कि वो बिना अचार के भी रोटी खा सकता है। तपन की सुबह सुबह आँख खुलती है और वो एक नोटबुक लेकर बैठ जाता है। तभी उसकी माँ पूजा की थाली लिए उसके कमरे में आती है। अरे बेटा, उठते ही पढ़ने बैठ गए? तेरा तो स्कूल भी बंद है ना? हाँ माँ, स्कूल तो बंद है मगर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, बस उसी को लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, मगर जल्दी से हाथ मुंह धोकर बाहर आ जा। तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है मैंने। नाश्ता करते समय उसके पिताजी तपन से पूछते हैं, तपन, सब ठीक है ना बेटा? तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। नहीं पिताजी, मैं एकदम ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। इसी तरह रोज सुबह होते ही तपन उठते ही नोटबुक में कुछ लिखना शुरू कर देता है और फिर दिन भर कभी माँ कभी पिताजी के साथ उनके कामों में हाथ भी बटाता है। माँ और पिताजी जानते थे कि तपन पढ़ाई में बहुत अच्छा है, मगर इसके बावजूद भी कभी तपन को इतने डेडिकेशन के साथ कुछ लिखते पढ़ते नहीं देखा था उन्होंने। हिना, तपन को क्या हुआ है? आजकल जब देखो एक नोटबुक में कुछ लिखता रहता है, किसी को दिखाता भी नहीं है और बताता भी नहीं है कि क्या चल रहा है। हाँ, मैंने भी ये बात नोटिस की है जी। मुझे भी तपन का ये सब करना समझ में नहीं आ रहा है। कहीं कुछ तो गलत हो रहा है। बस मुझे इसी बात की चिंता लगी रहती है। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। पिताजी उसी रात को जब तपन सो रहा होता है तब उसके कमरे में जाकर उसकी नोटबुक चेक करते हैं। अगली सुबह तपन बहुत खुश नजर आ रहा है। आज वो उठते ही नोटबुक पर कुछ नहीं लिखता, बल्कि एक बकेट में पानी भरकर किचन से कुछ सामान लेता है और उन्हें मिक्सर में चलाता है और उसका पाउडर बनाकर उस पानी में डाल देता है।
वो अब अपने पूरे गांव में उस पानी से स्प्रे करता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या तुम आज मेरे लिए अचार बना सकती हो? मगर बेटा, अगर मगर छोड़ो माँ, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? हाँ बेटा, मैं बनाती हूँ, मगर इसमें 2-3 दिन का टाइम लगेगा। कोई बात नहीं माँ, मैं वेट करूंगा। आप प्लीज मेरे लिए अचार बना दो ना। माँ अचार बनाकर 2-3 दिन घर में आ रहे धूप में उसे रखती है और फिर चौथे दिन तपन से कहती है, बेटा अचार तो बन गया है, मगर मेरी इस जार का ढक्कन खोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। अगर ये अचार भी सड़ गया तो? तपन अपनी माँ से कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप से जार का ढक्कन खोलता है और उसमें से अचार निकालकर खाता है। माँ, क्या अचार बनाया है, मजा आ गया। मगर तपन, तुमने ये सब कैसे किया? क्या किया, कैसे किया, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा पापा। पहले आप मेरे साथ उस खंडहर के पास चलिए जहाँ अचार का कीचड़ जमा हुआ है, नहीं तो उसकी वजह से हमारे गांव में कोई और बीमारी फैल जाएगी। अरे, मुझे कोई बताएगा कि हो क्या रहा है? माँ, पहले हमें खाना लगा कर दो, सब्जी और अचार के साथ, तब सब कुछ बताऊंगा। पिताजी, माँ और तपन खाना खाने बैठते हैं। तब तपन कहता है, माँ, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। अपने आलस के चक्कर में कभी अपने हुनर को पहचान ही नहीं पाया। आज जब मेरे गांव में आफत आई तो मुझे पता चला कि मैं इसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, और बस मैंने ठान लिया और करके दिखाया। वैसे सही भी तो है ना कि अब इस वायरस के चक्कर में कम से कम मेरा आलस तो खत्म हुआ, और साथ में मैं सब्जियां खाना भी सीख गया। माँ, थोड़ा अचार और देना प्लीज। माँ और पिताजी तपन की बातें सुनकर हंसते हैं। ये कहानी बेंगलोर की है। सड़क के किनारे हेनरी और जैक दोनों के बर्गर्स के स्टॉल थे। हेनरी बहुत ही अच्छा था। वो अपने बर्गर्स में अच्छी सामग्री का इस्तेमाल करता था, जैसे कि अच्छी सब्जियां, अच्छे आलू, अच्छा तेल और अच्छे क्वालिटी के बर्गर्स बन। और जैक को बस पैसे कमाने का लालच था। वो सड़ी गली सब्जियां, सस्ता तेल, पुराने आलू का इस्तेमाल करता था। दोनों के बर्गर्स 50 रुपए के थे, पर फिर भी हेनरी से ज्यादा जैक के बर्गर्स बिका करते थे। देखो भाई, तुम हमेशा बोलते हो ना, अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है। तुम तो बहुत अच्छे हो, अच्छी सामग्री का इस्तेमाल करते हो, पर फिर भी तुम्हारे बर्गर को कोई नहीं खरीदता। ऐसा क्यों? जैक अक्सर हेनरी को उसकी अच्छाई के लिए ताने मारा करता था। एक रात की बात है, उस दिन हेनरी के काफी बर्गर्स बचे थे। अरे बाप रे, आज तो बर्गर्स बिके ही नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे चलेगा? ये बर्गर्स वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं किसी जरूरतमंद का पेट भर दूं। और ये सोचकर हेनरी ने वो सारे बर्गर्स पैक कर लिए। रास्ते में उसे जितने गरीब दिखते, वो उन सबको एक एक बर्गर देता गया। थैंक यू माय सन, यू आर मोस्ट वेलकम। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। हेनरी भूखे गरीबों का पेट भर रहा था और सारे गरीब हेनरी को आशीर्वाद दे रहे थे। आगे चलकर एक सुनसान सड़क पर हेनरी को एक छोटी बच्ची दिखी। हेनरी ने उसे भी एक बर्गर दे दिया। थैंक यू अंकल, आज आपका बर्थडे है क्या? नहीं बेटा। तो आपके बच्चों का बर्थडे होगा। नहीं बेटा, आज किसी का बर्थडे नहीं है। तो आप किस खुशी में हमें खाना खिला रहे हैं? बेटा, मेरी बर्गर स्टॉल है। आज काफी बर्गर बिके नहीं, तो सोचा इससे गरीबों का पेट ही भर दूं। अच्छा किया अंकल, डोंट वरी, कल आपके सारे बर्गर्स बिक जाएंगे। हाँ, होप सो। उदास मत होइए अंकल, मेरे पास आपके लिए कुछ है। हेनरी उस बच्ची को देख रहा था कि वो बच्ची एक परी में बदल गई। हेनरी चौंक गया और अपनी आंखें मसलने लगा। ये सच है या सपना है? सच है, मैं एक परी हूँ। आप बहुत अच्छे हैं सर, आपने गरीबों का भला सोचा, इसीलिए मेरे पास आपके लिए कुछ है। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उनके सामने 3 मसाले के डिब्बे आ गए। ये 3 जादुई मसाले हैं। आप अपने बर्गर में ये मसाला डालिए, फिर आपके सारे बर्गर्स बिक जाएंगे। थैंक यू। और फिक्र मत करिए, ये मसाले के डिब्बे कभी खाली नहीं होंगे। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह गरीबों की मदद करते रहिए सर।
अलविदा। परी गायब हो गई। हेनरी के हाथ में वो 3 डिब्बे थे जिन्हें हेनरी अपने घर ले आया था। सारी रात हेनरी उन मसालों के डिब्बों को देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे सच में परी मिली थी। अगली सुबह हेनरी अपने स्टॉल पर पहुंचा और बर्गर बनाने लगा। उसने अपने बर्गर में वो तीनों जादुई मसाले मिक्स कर दिए और हमेशा की तरह बर्गर बनाकर तैयार कर लिए। इन बर्गर्स की खुशबू हर जगह फैल गई। आने जाने वाले लोग इसी खुशबू से खिंचे चले आए। मुझे एक बर्गर दे दीजिए। मुझे भी, और मुझे भी। देखते ही देखते हेनरी के स्टॉल पे भीड़ लगने लगी और हेनरी के बनाए हुए सारे बर्गर्स बिक गए। ये देखकर जैक चल भुन गया। अरे ये हेनरी ने क्या गड़बड़ की है? आज सारे लोग इसके ही बर्गर क्यों खा रहे हैं? जैक परेशान था। अगले दिन भी हेनरी के सारे बर्गर्स बिक गए तो जैक ने हेनरी से पूछा, क्या बात है भाई, आजकल तुम्हारे सारे बर्गर्स बिक रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैं अच्छी चीजों से बर्गर बनाता हूँ, वो भी जादुई मसाले डालकर। जादुई मसाला? तुम नहीं समझोगे। हेनरी का बर्गर स्टॉल अच्छा चल रहा था। ये जैक को अच्छा नहीं लग रहा था। जैक अपनी हर कोशिश कर रहा था। उसने दाम गिरा दिए, फिर भी लोग हेनरी के बर्गर ही खा रहे थे। एक दिन जैक ने सोचा कि वो जादुई मसालों के बारे में पता करके ही रहेगा। इसीलिए जैक हेनरी की गैर हाजिरी में जादुई मसाले ढूंढने लगा। यहीं कहीं होगा जादुई मसाला। जैक को वो 3 जादुई मसालों के डिब्बे दिखे, पर जैसे ही जैक ने उन मसालों की डिब्बियों को हाथ लगाया तो सारे मसाले उसकी आंख में उड़ गए। मसालों की मिर्ची से जैक यहाँ वहाँ भागने लगा। उस दिन के बाद फिर कभी जैक ने 3 जादुई मसालों को छीनने की कोशिश नहीं की। कुछ महीनों में हेनरी ने जादुई मसालों से बने बर्गर बेचकर काफी पैसे कमा लिए। अब उसका छोटा सा स्टॉल एक बड़ा बर्गर जॉइंट बन चुका था और अब भी उसके बर्गर्स की खुशबू कस्टमर्स को आकर्षित कर रही थी। हेनरी हर रात बर्गर जॉइंट बंद करने के बाद एक्स्ट्रा बर्गर्स बनाया करता था। सर, ये बर्गर हम रोज क्यों बनाते हैं? गरीबों के लिए। पर क्यों? ये तुम नहीं समझोगे। हेनरी रोज ये सारे बर्गर्स अपने हाथ से गरीबों में बांटा करता था। धन्यवाद बेटा। थैंक यू। हेनरी गरीबों को बर्गर्स बांटकर खुद ही थैंक यू बोला करता था और स्माइल करता था, क्योंकि वो जानता था कि आज वो जो कुछ भी है वो उस परी के 3 जादुई मसालों की वजह से है। उस रात अगर वो बर्गर्स नहीं बांटता तो आज उसका भी भला नहीं हो पाता। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। ये किस्सा है एक गांव में रहने वाली सरोज का। सरोज भावुक बातें करके लोगों का फायदा उठाने वाली एक चालाक और झूठी औरत थी। सुमित और दीपिका, पड़ोस वाली पिंकी हमारे घर आ रही है। तुम दोनों जल्दी से माथे पर गीली पट्टी डालकर और चादर ओढ़कर सो जाओ। कुछ देर बाद जब सरोज ने पिंकी के कदमों की आवाज सुनी तो उसने अपने लड़के और लड़की के मुंह में एक थर्मामीटर भी दे दिया। सरोज बहन, तुमने मुझसे पिछले महीने 2000 रुपए उधार लिए थे। मेरे घर मेहमान आ गए हैं, कुछ खर्चा ज्यादा होगा। क्या तुम मुझे 2000 लौटा दोगी? बहन, मेरे बच्चे कल रात से बीमार हैं। कल ही मैं इनकी 5000 की दवा लेकर आई हूँ। मैं तुम्हारे पैसे अगले महीने लौटा दूंगी। बहन, अगर तुम्हारे पास इस समय 4-5 किलो आटा हो तो मुझे दे जाओ। सारे पैसे दवा में खर्च हो गए। घर में एक अनाज का दाना भी नहीं है। पिंकी को सरोज के बच्चों पर दया आ गई। वो सरोज के घर आटा पहुंचाकर चली गई। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। अब जल्दी से उठ जाओ, फ्री का आटा आ गया है। मैं तुम दोनों के लिए पूड़ियाँ बना देती हूँ। सरोज हर सप्ताह एक लिस्ट बनाती थी जिसमें वो उन लोगों के नाम लिखती थी जिनसे वो पैसे ले चुकी है। मनोरमा, मुन्नी, पिंकी, पूजा, रमा। इन लोगों से तो मैं पैसे ले चुकी हूँ। आज सीता बहन के घर जाती हूँ। सरोज ने अपनी लड़की के सर पर टमाटर फोड़कर पट्टी बांध दी।
और गांव में रहने वाली एक औरत सीता के घर ले गई। सीता बहन, मेरी बेटी के सिर में चोट लग गई है, क्या तुम मुझे 4000 रुपए उधार दे दोगी? मुझे अभी इसे अस्पताल लेकर जाना है। हाँ बहन, अभी देती हूँ। इस तरह लोगों से पैसे ठगना सरोज की आदत बन चुकी थी। एक दिन जब पिंकी सरोज के घर के पास से गुजर रही थी तो उसने सरोज और उसके बच्चों के हंसने की आवाज सुनी। पिंकी ने खिड़की से झांक कर देखा तो सरोज अपने बच्चों के सर पर टमाटर छोड़कर पट्टी बांध रही थी और किसी से पैसे मांगने जाने की तैयारी कर रही थी। ये सब देखकर पिंकी सारी बात समझ गई। उस दिन शाम को पिंकी और उसके पति के गुरु घर पर आए। पिंकी ने सरोज के बारे में अपने गुरु को बताया। उस औरत को सुधारने का मेरे पास एक तरीका है। गुरु ने पिंकी को एक डिब्बे में जीरा दिया। ये साधारण जीरा नहीं है। अगर ये पेट में चला जाए तो इंसान जो भी बात बोलेगा वो सच हो जाएगी। पिंकी तुरंत जादुई जीरा लेकर सरोज के घर पहुंची। सरोज बहन, मेरे पति बाजार गए थे, कुछ ज्यादा जीरा खरीद लाए हैं। मैंने सोचा थोड़ा जीरा तुम्हारे घर पहुंचा दूं। हाँ हाँ बहन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जीरा तो बहुत काम की चीज है, लगभग हर सब्जी में जीरे का तड़का लगता ही है। अगले दिन सरोज ने पिंकी के दिए जीरे से सब्जी में तड़का लगाया। खाना खाने के बाद उसने अपने गले पर एक पट्टी डाली और अपना हाथ लटकाकर गांव की एक औरत के घर पैसे मांगने पहुंची। सुषमा बहन, मैं सीढ़ियों से उतर रही थी तो गिर पड़ी, मेरा हाथ टूट गया है। पति को अभी तनख्वाह नहीं मिली है, क्या तुम मुझे 2500 रुपए उधार दे दोगी? सरोज पैसे घर ले आई। आज का टारगेट पूरा हो गया, चलो बच्चों शॉपिंग करने चलते हैं। उस दिन शाम को सरोज कपड़े उतारकर छत से नीचे उतर रही थी तो उसका पैर फिसल गया और उसका हाथ असलियत में टूट गया। दोनों बच्चे उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। असलियत में सरोज को गले में पट्टी डालकर हाथ लटकाना पड़ा। महीने भर के बाद उसका हाथ ठीक हो पाया। महीने भर से मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, आज कोई बड़ा हाथ मारूंगी। सुनो जी, मैंने और बच्चों ने बहुत एक्टिंग कर ली, इस बार तुम्हारी बारी। पिंकी अपने घर पर बैठी लौकी छील रही थी। अचानक सरोज रोती हुई पिंकी के घर पहुंच गई। पीछे उसके दोनों बच्चे खटिया पर अपने पापा को लेकर आ रहे थे। पिंकी बहन, मेरे पति को हार्ट अटैक पड़ा है, अस्पताल लेकर जाना है, कहीं से भी 50,000 का इंतजाम कर दो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर मानूंगी। पिंकी जानती थी कि सरोज एक्टिंग कर रही है, फिर भी उसने सरोज को 50,000 दे दिए। सरोज का परिवार जब रात में 50,000 मिलने की खुशियां मना रहा था तब उसके पति को अचानक असलियत में हार्ट अटैक आ गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? उस दिन मैंने हाथ टूटने का बोला था तो वो भी बात सच हो गई और आज हार्ट अटैक की बात बोली, ये भी सच हो गई। अब मैं क्या करूं? रात में तो डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। जब सरोज और उसके बच्चे रोने लगे तो पिंकी और पिंकी के गुरु सरोज के घर पहुँचे। मैंने तुम्हें अपने गुरुजी से लेकर जादुई जीरा दिया था, तुम उसे खा रही हो, इसीलिए तुम्हारे मुंह से निकली हर बात सच्ची हो रही है। अब कहो, झूठ बोलने का मजा आ रहा है या नहीं? मुझे माफ कर देना पिंकी बहन, अब मैं इस तरह कभी झूठ बोलकर पैसे नहीं लूंगी। गुरुजी, मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे पति को ठीक कर दो, मैं वादा करती हूँ अब कभी लोगों की भावनाओं का गलत फायदा नहीं उठाऊंगी। सरोज गुरुजी के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगी। गुरुजी ने सरोज के पति को ठीक कर दिया। उस दिन के बाद से सरोज ने झूठ बोलकर और लोगों की भावनाओं का शोषण करके पैसे लेने बंद कर दिए। मीनू और राजू महाराष्ट्र के एक गांव में रहते थे। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए उनकी दादी ने उन्हें पाला था। गरीबी के कारण उनके घर में गैस सिलेंडर नहीं था। तीनों सुबह सुबह जंगल में लकड़ियाँ चुनने जाते थे। मीनू, तूने अभी तक कितनी लकड़ियाँ बीनी हैं? मैंने 15 लकड़ियाँ बीनी है बुद्धू।
और तूने अभी तक सिर्फ 10 लकड़ियाँ बीनी है। दादी ये झूठ बोल रही है। इसने सिर्फ 10 लकड़ियाँ बीनी थी और फिर मेरी 5 लकड़ियाँ चुरा ली। तुम दोनों लड़ना बंद करो। तुम आपस में प्रतियोगिता क्यों करते हो? अपना अपना काम करो और उसी में खुश रहो। एक दिन सब राजू, मीनू और उनकी दादी लकड़ियां बिन रहे थे तो उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज तो तालाब की तरफ से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। कहीं कोई खतरनाक जानवर हुआ तो? बेटा, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हमें कम से कम एक बार तो देख कर आना ही चाहिए कि कौन कराह रहा है। तीनों तालाब के किनारे पहुँचे। उन्होंने झाड़ियों में से छिपकर देखा कि एक राक्षस तालाब किनारे लेटा हुआ है और कराह रहा है। ये तो कोई भयानक राक्षस लगता है। क्या हमें इसके पास जाना चाहिए? तुम दोनों यहीं रुको, पहले मैं देख कर आती हूँ। दादी राक्षस के पास गई तो उसने देखा कि राक्षस कई जगह से घायल है। ऐसा लग रहा था जैसे राक्षस को पत्थर मारे गए हों। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मा, मैं समुद्र किनारे के एक टापू से यहाँ आया हूँ। तो तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं मांस नहीं खाता, इसलिए मेरी जाति के लोगों ने मुझे टापू से निकाल दिया। जब मैं महाराष्ट्र पहुंचा तो लोग मेरी शक्ल सूरत देखकर डर गए और उन्होंने मुझे पत्थर मारे। मैं भागता भागता यहाँ तक आ पहुंचा हूँ। राजू और मीनू, झाड़ियों से निकल आओ, ये बुरा राक्षस नहीं है। राजू, मीनू और दादी ने मिलकर राक्षस के घाव धोए और खाने को फल दिए। ये फल हमने इस जंगल से ही तोड़े हैं। तुम ढूंढोगे तो तुम्हें यहाँ आम, जामुन और अमरूद के पेड़ मिल जाएंगे। अब दादी, राजू और मीनू जब भी लकड़ियाँ इकट्ठी करने जाते थे, राक्षस से मिलकर आते। लेकिन एक दिन एक सरकारी अधिकारी ने तीनों को रोक लिया। सुनो तुम तीनों, आज के बाद जंगल में मत आना। सरकार ने जंगल के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। आप गलत समझ रहे हैं। हम कोई पेड़ नहीं काटते, सिर्फ जमीन पर गिरी हुई लकड़ियों को ही बीनते हैं। बुढ़िया, ज्यादा दिमाग ना चला। एक बार मना कर दिया तो कर दिया। इस तरह तीनों के जंगल जाने पर रोक लग गई। लकड़ियों के अभाव में राजू, मीनू के घर चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया। फल मिलने भी बंद हो गए। दादी अपनी जान पहचान की दुकान से राजू, मीनू के लिए कुछ सामान उधार ले आया करती थी। ये लो बच्चों, बिस्कुट नमकीन खाकर गुजारा कर लो। अब पता नहीं हमारे घर खाना कब पकेगा। कुछ दिनों बाद दादी जब दुकान पर पहुंची तो दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया। तुमने अभी पिछला उधार ही नहीं चुकाया है और अब फिर से सामान लेने आ गई। इस तरह तुम्हारा जीवन चलने वाला नहीं है। एक काम करो, बच्चों को लेकर मुंबई चले जाओ और वहाँ कुछ काम धंधा कर लेना। दादी ने घर आकर सारी बात राजू और मीनू को बताई। बच्चों, क्या तुम मुंबई चलोगे? हाँ दादी, मुंबई चलते हैं। मैं मुंबई देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन दादी, धंधा शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारे दादा की अंतिम निशानी ये मंगलसूत्र मेरे पास रह गया है। इसे गिरवी रखकर कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। राजू, मीनू और दादी मुंबई चले गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज की रेहड़ी लगाएं। दादी, मुंबई का वड़ा पाव फेमस है। वड़ा पाव की रेहड़ी लगाते हैं। नहीं, वड़ा पाव तो हर जगह बिक रहा है। पूरी आलू की रेहड़ी लगाते हैं। नहीं, समोसा और ब्रेड पकौड़ा। नहीं, चाउमीन और डोसा। चाउमीन की रेहड़ी लगाएंगे क्योंकि चाउमीन के ठेले यहाँ कम हैं। उधर राक्षस जंगल में परेशान हो रहा था। वो जंगल में राजू, मीनू और दादी का इंतजार कर रहा था। समझ नहीं आ रहा, ये राजू, मीनू और दादी अब मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? कहीं वो मुझसे डर तो नहीं गए, या फिर कहीं वे नाराज तो नहीं है? मुझे कम से कम एक बार उनसे मिलने जाना चाहिए। एक दिन राक्षस ने जंगल के बाहर निकलने की कोशिश की।
लेकिन सरकारी अधिकारी की नजर उस पर पड़ गई। वो बंदूक लेकर राक्षस के पीछे दौड़ा। राक्षस तालाब में घुस गया और उसने पानी में सांस रोककर अपनी जान बचाई। अधिकारी जब चला गया तो राक्षस बाहर आया। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे राजू, मीनू और दादी से मिलना होगा। कहीं तीनों किसी मुसीबत में तो नहीं है। वे तीनों मुसीबत में फंसे हुए थे क्योंकि मुंबई में उनका चाउमीन का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। उनकी रेहड़ी के पास 2 और रेहड़ी वाले चाउमीन बेचने लगे। राजू, तुम घर पर चले जाओ और जमींदारों के खेत में मजदूरी कर लेना। यहाँ मुंबई में हम तीनों का खर्चा नहीं चल पा रहा है। रही बात हम दोनों की, तो मीनू और मैं यहाँ काम संभाल लेंगे। राजू गांव वापस लौट आया। राक्षस चाचा से मिले कई दिन हो चुके हैं। मुझे उनसे मिलकर अपनी परेशानी उन्हें बता देनी चाहिए। एक रात राजू झाड़ियों में छिपकर बैठ गया और सरकारी अधिकारी के सोने का इंतजार करने लगा। जैसे ही अधिकारी को नींद आई, राजू दबे पांव जंगल में घुस गया। राक्षस एक पेड़ के ऊपर छिपकर रहता था। जैसे ही राक्षस ने राजू को देखा, वो पेड़ से कूद पड़ा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया चाचा। और सुनाओ, तुम्हारे क्या हाल चाल हैं? यहाँ जिंदगी बहुत खराब है। सरकारी अधिकारी रोजाना गश्त पर आता है और मुझे उससे छिपकर रहना पड़ता है। तुम लोग कहाँ चले गए थे? इतने दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ। हम लोग मुंबई चले गए थे। दादी और मीनू अभी भी वहीं हैं। वहाँ हम लोगों का धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं लौट आया। तुमने कौन सा धंधा शुरू किया है? चाउमीन की रेहड़ी लगाई है। चाउमीन तो मुझे भी बहुत पसंद है और मुझे ब्रेड पकौड़ा भी पसंद है। मेरी माँ मुझे पकौड़ा चाउमीन बनाकर खिलाती थी। पकौड़ा चाउमीन? हाँ, चाउमीन बनाने के बाद उसे बेसन में मिलाकर तल लो तो पकौड़ा चाउमीन बनकर तैयार हो जाती है। क्यों ना दादी पकौड़ा चाउमीन बेचे? सही पकड़ा। साधारण चाउमीन तो बहुत से लोग बेच रहे होंगे और अगर तुम पकौड़ा चाउमीन बेचोगे तो तुम्हारे ठेले पर बहुत से ग्राहक खींचे चले आएंगे। राक्षस चाचा, इस बार मैं मुंबई अकेले नहीं जाऊंगा। आप भी मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे पब्लिक में जाते हुए डर लगता है। डरो मत, मैं लोगों को विश्वास दिलाऊंगा कि तुम एक अच्छे राक्षस हो। राजू ने अगले दिन सरकारी अधिकारी से बात की। अंकल, जंगल में एक राक्षस रहता है, कृपया उसे मेरे साथ जाने दीजिए। राक्षस हम सब लोगों के लिए खतरा है, इसलिए मैं उसे मार कर ही दम लूंगा। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। वो राक्षस मांस नहीं खाता, इसलिए उसके टापू के लोगों ने उसे निकाल दिया। जब वो इंसानों के बीच पहुंचा तो हम इंसान उससे डर गए और उस पर पत्थर फेंकने लगे। लगता है राक्षस के साथ बहुत अन्याय हुआ है। ठीक है, तुम राक्षस को ले जा सकते हो। इस तरह राजू ने राक्षस को जंगल से बाहर निकाला। सारे गांव वाले राजू को राक्षस के साथ देखकर दंग रह गए। राजू राक्षस को मुंबई ले आया और उसने राक्षस को रेहड़ी पर खड़ा कर दिया। अब रेहड़ी पर बहुत से लोग आने लगे। वे राक्षस का दर्शन करते और पकौड़ा चाउमीन खाते। इस तरह राजू, मीनू और दादी के पास से पैसों की कमी दूर हो गई और वे खुशहाल जीवन बिताने लगे। अगर उन तीनों ने राक्षस की मदद न की होती तो आज वे राक्षस के दम पर पैसे नहीं कमा पाते। तभी तो कहते हैं, अच्छे कर्मों का अच्छा फल अवश्य मिलता है।